जी नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। और इसमें हम लोग बिहार दरोगा के सेट नंबर 29 का डिस्कशन करेंगे। और ये 100 प्रश्नों का पीडीएफ भी मैंने पहले टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया था और मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों ने उसको हल कर लिया होगा। अब उसका उत्तर मिलाने की बारी है और साथ ही 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करने की बारी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला उसमें प्रश्न था कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो वहां था ऑप्शन में कि उपभोक्ता के आय में परिवर्तन। इसका मतलब है कि उपभोक्ता का अगर इनकम में चेंजिंग अगर आएगा तो क्या होगा, मांग में भी परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि जो भी व्यक्ति कंज्यूमर है उसका तनख्वाह अगर बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगी। आपके पास पैसे ज्यादा बढ़ेंगे तो आप सामान की खरीदारी ज्यादा करेंगे। दूसरा ऑप्शन था कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होगा। बिल्कुल सही है, जब मांग ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु का जो कीमत है वो बढ़ जाएगा। और तीसरा था जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगा। अर्थात आपके घर में पहले अगर कोई एक व्यक्ति है तो अधिक से अधिक 2 मोबाइल रखेगा, लेकिन अगर आपके घर में पहले से 5 व्यक्ति हैं या बढ़ रहे हैं 5 व्यक्ति तो 5 मोबाइल की आवश्यकता है। इस प्रकार जो पहला प्रश्न था कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है, तो उसका उत्तर सभी हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता के आय में परिवर्तन होने से डिमांड बढ़ेगा, संबंधित वस्तुओं की कीमत में चेंजिंग आने से भी डिमांड बढ़ेगा और जनसंख्या में वृद्धि होने से भी डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि लोएस चट्टान किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है। और इसका ऑप्शन जो ए है परतदार चट्टान, यही इसका सही उत्तर होगा। लोएस चट्टान जो है ये परतदार, और परतदार को ही हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं और साथ ही अवसादी चट्टान भी कहते हैं। क्लियर है। तो लोएस चट्टान जो है एक प्रकार का परतदार सेडिमेंट्री या लोएस चट्टान का उदाहरण है। और अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहते हैं, कहने का मतलब है कि धीरे धीरे बहुत समय के काल में जब एक जगह मिट्टी या जीवाश्म या कुछ अपशिष्ट जमा होने लगते हैं तो धीरे धीरे वो चट्टानों के रूप में रूपांतरित हो जाता है और इसे ही हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। थोड़ा सा इस पर कंफर्मेशन करना जरूरी है कि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इसे ही हम लोग अवसादी सेडिमेंट्री या परतदार चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सिलेट, कांगलोरमेट और नमक की चट्टान और सेल खड़ी। ये सब क्या है, परतदार चट्टानों के उदाहरण है। सेल खड़ी से आप लोग जानते हैं स्टेलेक्टाइट, और इसे क्या बना था, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरे स्टेलेक्टाइट यानी कि सेल खड़ी से ही बनी थी। अवसादी चट्टानें जो है परतदार होती हैं और अवसादी चट्टानों में वनस्पति जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है और इसी अवसादी चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टानें भी पाई जाती हैं। जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि सीमेंट बनाने की चट्टान किस प्रकार की होती है, अवसादी का ही अन्य नाम सेडिमेंट्री या कायांतरित चट्टानें भी है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है, परतदार चट्टानों में ही। 2 अप्रवेश्य चट्टानों के बीच यदि कोई प्रवेश्य सेल आ जाए, माने 2 ऐसा चट्टान है और ये कंप्लीटली ठोस है, इसमें कुछ नहीं घुसेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा चट्टान आ जाए जो कि कायांतरित टाइप का हो और क्या बोलते हैं उसको, परतदार टाइप का हो, तो उसमें क्या हो जाता है, खनिज तेलें पाई जाती हैं। दामोदर महानदी और गोदावरी, दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। और दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर का उदाहरण है। और बलुआ पत्थर क्या है, एक प्रकार का सेडिमेंट्री या कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। और बलुआ पत्थर किस में बदल जाता है, क्वार्टजाइट में। काफी बार पूछा जाता है कि बलुआ पत्थर जो अवसादी चट्टान है वह कायांतरित होकर किस में बन जाएगा, क्वार्टजाइट में। और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है।
तो यहां से हमने जो दूसरा प्रश्न पढ़ा था कि लोएस किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है, तो कयांत्री। तो लोएस है, स्लेट है, बलुआ पत्थर है, कांगलोरोमेट है, सेलखड़ी है, चूना पत्थर है, ये सभी क्या है, कयांत्री चट्टानों के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3, D2O जो होता है, D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, तो एटॉमिक पाइल में, यानी कि परमाणु भट्ठी में। और D2O को अर्थात ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को ही हम लोग भारी जल भी कहते हैं। और इस भारी जल की खोज जो है यूरे एवं वाशबर्न के द्वारा की गई थी। और भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये जो न्यूट्रॉन जो एटॉमिक पाइल में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में, अर्थात परमाणु भट्ठी में न्यूट्रॉन को मंदक के रूप में, ट्रेसर के रूप में, आयनिक और अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने के रूप में भी D2O का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 4, पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम है, ये एक प्रकार का जाइलम और फ्लोएम दोनों वेस्कुलर टिश्यू का उदाहरण है, संवहनीय ऊतक का। और जाइलम को प्रायः कास्ट भी कह देते हैं, यह एक प्रकार का संवहनीय ऊतक है। और जाइलम का क्या कार्य है, जल एवं खनिज लवण को नीचे से यानी कि जमीन के अंदर से ऊपर ले जाना। तो ज से जाइलम माने जाइए ऊपर। अब फ्लोएम का क्या काम है कि जब भोजन बन जाता है पत्तियों में, तो फ से फैल जाना, अर्थात भोजन को फैला देना। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित हैं। तो सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट हैं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति एवं शनि के बीच। बृहस्पति एवं शनि ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी पाई जाती है, और क्षुद्र ग्रह को ही हम लोग कॉमेट भी कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और उन्हें क्षुद्र ग्रह यानी कि कॉमेट कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर एक विशाल गर्त बन जाता है, खड्डा बन जाता है, जैसे लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि बिना दूरबीन की सहायता से। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। बृहस्पति ग्रह में जो है चुंबकीय शक्ति पाई जाती है, इसीलिए वहां पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, खींच के रखा है। अगर बृहस्पति नहीं होता तो पृथ्वी का पर सारा बाजार हम लोगों का खत्म रहता। और बृहस्पति ग्रह की खोज भी गैलीलियो ने की थी। प्रश्न संख्या 6, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और कुछ चीजों पर और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पर्यावरण परिस्थिति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। नेक्स्ट, अच्छा, तो किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता। तो इसका उत्तर होगा पीटी उषा। और पायोली एक्सप्रेस के नाम से विख्यात भारत के पूर्व एथलीट पीटी उषा का IAAF की ओर से वेटरन पिन अवार्ड प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 8, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो भारत जो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कुल कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है 4,096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश की सीमा से संबंध जो भारतीय राज्य हैं उसमें कौन से हैं, मित्री अप में, मी से हो गया मिजोरम, त्रि से हो गया त्रिपुरा, अ से हो गया पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपुरा भारत की एकमात्र राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मात्र 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,310 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,752 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। जब प्रश्न संख्या 9, जब पानी जमता है बर्फ में अर्थात बदल जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा।
0 डिग्री सी पर जल का घनत्व कम होता है एवं आयतन क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और जमने पर जल का घनत्व कम होता है और इसका आयतन बढ़ जाता है। और जल का घनत्व अधिकतम कितना होगा, 4 डिग्री सी पर। कहने का मतलब यह है कि 0 डिग्री जल का घनत्व कम कितना पर होगा, 0 डिग्री सी पर। और 0 डिग्री सी पर क्या हो जाएगा, जल का आयतन जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जमने पर जल का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी पर, बहुत बार पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 10, बुश बेल्ट घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। बुश बेल्ट घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि वेल्ड जो है वह साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। और विश्व की कुछ प्रमुख उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, जैसे गर्मी वाली सवाना अफ्रीका में, कैम्पोज ब्राजील में, लानोज लावेको वेनेजुएला और कोलंबिया में। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। वेल्ड जो है वह शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। और विश्व की कुछ प्रमुख उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, गर्मी वाली सवाना अफ्रीका में, कैम्पोज ब्राजील में, और लानोज लावेको, लानोज जो हो जाएगा वेनेजुएला और कोलंबिया में, लावेको। और विश्व की शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां हैं पंपाज अर्जेंटीना में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी मध्य एशिया में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, और पुस्ताज हंगरी में, और पटाना श्रीलंका में। तो पटाना घास की मैदानें श्रीलंका में पाई जाती है। तो फिर से मैं पढ़ता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि वेल्ड जो है वह साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। और नेक्स्ट, विश्व की कुछ प्रमुख उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, जिसमें सवाना अफ्रीका में, कैम्पोज ब्राजील में, और लानोज कहाँ पाया जाएगा, लावेको वेनेजुएला और कोलंबिया में। और विश्व की शीतोष्ण कटिबंधीय कुछ घास भूमियां हैं, जैसे कि पंपाज अर्जेंटीना में, वेल्ड साउथ अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी मध्य एशिया, मंचूरिया चीन वाला प्रांत, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पुस्ताज हंगरी। अच्छा, ये सेबेस्टियन बेटल, अच्छा प्रश्न संख्या 11, सेबेस्टियन बेटल किस खेल से संबंध रखते हैं, तो फार्मूला 1 रेसिंग से संबंध रखते हैं सेबेस्टियन बेटल। और ये जो है जर्मनी के रहने वाले हैं। सेबेस्टियन वेट्टल जर्मनी के एक सुविख्यात फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, जो 2010 से लगातार जो है विश्व चैंपियन बनते आ रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, प्रश्न संख्या 12, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सा है। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सा है। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि का नाम है रेणुका। जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र को जल वाला और शुष्क स्थल, इन दोनों के बीच के पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि का मतलब क्या है, ना पानीय में है और ना क्लियर रूप से मिट्टी वाला है, यानी कि दलदली भाग है। तो जलीय और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या 75 है। करंट में देख लीजिएगा, लोग बढ़ गया होगा। और सबसे बड़ा सुंदरवन आर्द्र भूमि है, और सबसे छोटा रेणुका आर्द्र भूमि है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तो इसको याद रखिएगा लोग, सबसे छोटा आर्द्र भूमि रेणुका हिमाचल प्रदेश में, वेटलैंड एरिया रामसर साइट। प्रश्न संख्या 13, सत्यशोधक समाज को किसने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 13, सत्यशोधक समाज को ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू किया गया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। और ये एक छोटे से समाज से शुरू हुआ, और इसका उद्देश्य था शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को अनटचेबिलिटी से मुक्त करना। वेद समाज की स्थापना किसने की थी, देखिए ये ज्योतिबा फुले जो थे, इन्होंने गुलामगिरी की भी रचना की थी। तो बार बार पूछा जाता है कि गुलामगिरी की रचना किसने की, ज्योतिबा फुले ने। और साथ ही रियल महात्मा यानी कि वास्तविक महात्मा की उपाधि किसे मिली थी, तो ज्योतिबा फुले को। महाराष्ट्र के थे ये। वेद समाज की स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने। कब, 1864 में। देव समाज की स्थापना 1887 में किसने की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। तो ये सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसके साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? प्रश्न संख्या 14। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों को मिला दिया गया है? तो विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक, देना बैंक, इन दोनों को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिला दिया गया है। ठीक है, और 1 अप्रैल 2019 को विलय हो गया। लेकिन इनके सभी 3,898 शाखाओं का एकीकरण दिसंबर 2020 में पूरा हुआ। तो यहाँ से यही प्रश्न पूछेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों को मिलाया गया है? तो विजया बैंक और देना बैंक। प्रश्न संख्या 15। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ऑप्शन डी अगस्त 1932 में की गई थी। 16 अगस्त 1932 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कब हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन? 1930, 31 और 32। और यहीं पर इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को किया गया। और यह अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण था। मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया अछूतों के लिए। अब और तब जाकर आगे क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ किसके बीच? सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, यरवदा जेल पुणे में। प्रश्न संख्या 16। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका ऑप्शन डी होगा 22। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं ही थी। 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से काफी प्रश्न हमको मिला कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा है। यहाँ तक क्लियर है। जबकि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ तो भाषा कितना था? 14। क्लियर है यहाँ तक? और संविधान के किस भाषा में, किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो भाग 17 में जो है भाषा का उल्लेख है। और अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संविधान, भारत संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। और कब बने थे? 1955 में। और इसका गठन कौन किया था? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। और यहाँ जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना का कमान जो है वेलजली संभाल रहा था, जो सहायक संधि के लिए जाना जाता है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहते हैं। टीपू सुल्तान का जो झंडा था उस पर शेर की तस्वीर थी। और कुल 4 युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, और इसी दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। प्रश्न संख्या 18। कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो बीजक जो है उसमें कबीर के द्वारा जो भी धर्म उपदेश दिए गए हैं उसी का संकलन है। तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है और शिष्य धर्मदास के द्वारा संकलित किया गया। तो कबीर ने जो भी मतलब अपना उपदेश दिया, उनका एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास, और उन्हीं धर्मदास के द्वारा बीजक में उनके बोले गए चीजों को संकलन किया गया। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। और कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्लियर है? प्रश्न संख्या 19। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वृक्षों के जंगल में कटने को रोकने से लिए। यही सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कि वृक्षों के जंगल में कटने से रोकने के लिए सन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से यह शुरू हुआ था। और यह एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। यह आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया था। और इस आंदोलन के जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। अन्य सदस्य गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद और श्रीमती गोरा देवी। इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, गोरा देवी का। चिपको आंदोलन को कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन कहा गया। चिपको आंदोलन को कर्नाटक में क्या कहा गया? अपिक्को आंदोलन। प्रश्न संख्या 20।
मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल उदाहरण है किसका? मुक्त पतन, मुक्त पतन माने कोई चीज ले आके ऊपर छोड़ दिए, इसका मतलब क्या है? पतन। फ्री फॉल उदाहरण है किसका? एक समान त्वरण वाली गति का। 20 का सी होगा। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और जब वस्तु पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तब कहा जाता है कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। ऐसी वस्तु पर एक समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। प्रश्न संख्या 21, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो वही सिकंदर लोदी था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और सिकंदर लोदी ने उत्तर भारत के हिंदू शासक से रक्षा के लिए आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का कट्टर धर्मांध शासक था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं सिकंदर लोदी ही लिखता था और भूमि के मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोदी ने ही करवाया था। और साथ ही ज्वालामुखी मंदिर को क्या किया था? यहीं तोड़वा दिया था और उसके मूर्ति का जो पत्थर होता है उसी के बटखारा कसाई को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। ऐसा इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है सिकंदर लोदी के नाम से। तो गुलरुखी नाम से क्या करता था? फारसी में कविताएं लिखता था, गजे सिकंदरी मापन का, भूमि मापन का पैमाना चलाया और साथ ही उत्तर भारत के हिंदू शासक से अपनी राज्य की रक्षा करने के लिए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में कर वहां अपनी राजधानी स्थापित की। दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से, पटका पटकी। दीपक पुनिया जो है ये कुश्ती खेल से ये संबंधित हैं और हरियाणा के झज्जर जिला से संबंधित हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं। प्रश्न संख्या 23, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं, वे होते हैं जैव एवं अजैव। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक हैं, जैविक, अजैविक, भौतिक तथा ऊर्जा उत्पादक। जैविक और अजैविक को ही हम लोग भौतिक कहते हैं और ऊर्जा उत्पादक। पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। बहुत पूछा जाता है पारिस्थितिकी को, जैसे प्रश्न में पूछ देगा कि जीव और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्निजनेस ने। यहाँ ध्यान देना है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था, लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न पूछा है कि गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्निजनेस ने। तो यहाँ पर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक कौन है? तो जैव एवं अजैव। प्रश्न संख्या 24, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय जो है व्यवस्थापिका है और वे कौन कौन से हैं? उकजम भी आते हैं और इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ देना है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों का हो गया जहां पर राज्य विधानसभा है, राज्य विधानमंडल है और जम्मू कश्मीर को समाप्त कर दिया गया है। तो द्विसदनीय बिहार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, कौन सी विशेषता नौकरशाही का नहीं है? स्वैच्छिक सदस्यता। किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों को समग्र रूप से अफसरशाही या नौकरशाही कहते हैं। अफसरशाही या नौकरशाही के लिए मानव विधियां निर्धारित की गई होती हैं और उसी के अनुसार कार्यों का निष्पादन अपेक्षित होता है। प्रश्न संख्या 26, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से जो 63 तक चला, 7 वर्षों तक, किन परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देशों की फौजों की हार हुई थी? तो फ्रांसीसियों की इसमें हार हो गई थी। और सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व के 5 महाद्वीपों में लड़ा गया था। देखिए 5 महाद्वीप में लड़ा गया था, जिसमें अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, एशिया में, भारत में और उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में कुछ कैरेबियन देश सम्मिलित था। इस युद्ध की व्यापकता को देखते हुए प्रथम विश्व युद्ध भी इसे कहा गया था। और सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 यानी कि 7 सालों तक लड़ा गया, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और पेरिस की संधि 1763 के तहत सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी और इसमें फ्रांस की हार हुई थी। इतना खर्चा ब्रिटेन का इसमें हो गया था, इंग्लैंड वालों का, कि वो टोबिन टैक्स जैसे टैक्स यहाँ पर ये टैक्स लगाए गए थे अमेरिका में और उसी टैक्स के विरोध में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चालू हो गया था। बहुत इसमें पैसा इन लोगों का लग गया था और फ्रांसीसियों ने अमेरिकियों का साथ दिया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 28, सुमेलित करना था कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो यहां पर जो पहला है
मूसी नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। मूसी नदी तो कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं सुन लीजिए। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा। याद करने का तरीका है कि कृष्णा की सहायक नदी है जो आंध्र प्रदेश में बहती है, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, बैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा। महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी, बैतरणी, मांद। और कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। बहुत पूछा जाता है हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। हेमावती, काबिनी, भवानी। प्रश्न संख्या 29, किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो मार्स गैस का नाम मंगल। मार्स का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया कहाँ है? हिमालय से 3 गुना ऊंचा मंगल यानी कि मार्स ग्रह पर ही है। मार्स सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और एलोन मस्क हम सभी को वहां भेजेंगे, पैसे का आप लोग इंतजाम कीजिए। विटामिन किसका रासायनिक, अच्छा किस विटामिन का रासायनिक नाम थाइमिन है? प्रश्न संख्या 3। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। और विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती और इसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। क्लियर है? विटामिन का रासायनिक नाम बी1 का थाइमिन है, बी2 का राइबोफ्लोविन है, बी3 का बी6 का पायरिडॉक्सिन है, बी12 का साइनोकोबाल्मिन है और बी12 का इकलौता विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, जिससे एनीमिया रोग नहीं होता है। अच्छा, आईटीबीपी ने अपने पैंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो पैंगोंग बेस से सिक्किम राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया। वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? प्रश्न संख्या 32। अंग की राजधानी चंपा थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती है। अंग की राजधानी चंपा थी और मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली मुजफ्फरपुर वाला। और मल्ल महाजनपद की 2 शाखा थी। पहली राजधानी थी कुशीनारा, उत्तर प्रदेश देवरिया आला, और दूसरी राजधानी थी पावापुरी। और वहीं पर क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों का निर्माण प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 33, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी का उद्गम भारत में नहीं है। बसीस, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियां हिमालय पार की नदियां हैं, इसका उद्गम भारत में नहीं है। तिब्बत की उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण व समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, सापू या यरलुग जंगबो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और भारत है। क्लियर है? और बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। अच्छा, प्रश्न संख्या 34, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए? तो श्वेत क्रांति के लिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म जो है केरल के कोझिकोड में हुआ था और उनके ऑपरेशन फ्लड ने विश्व पटल पर दुग्ध उत्पादकों की सूची में भारत जो है दूध एवं दूध से बने सामानों के उत्पादन में विश्व में 1 नंबर है। और यहाँ जो है एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1970 में आनंद गुजरात में वर्गीज कुरियन के सहयोग से ही किया गया था। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। 35, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बेकुरेल के द्वारा। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरेल, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया और इस खोज के लिए तीनों को संयुक्त रूप से 1903 में नोबेल अवार्ड दिया गया। और रेडियो सक्रियता की माप जो है वह जीएम काउंटर से की जाती है। प्रश्न संख्या 36, क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? यानी कि बिल्कुल बंद अर्थव्यवस्था, ना आयात होगा ना निर्यात होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है ना कोई सामान बेचेंगे और ना ही कोई सामान खरीदेंगे। यह अर्थ है कि एक ऐसा देश जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता और यह आत्मनिर्भर होने का दावा करता है, जैसे कि उत्तर कोरिया।
प्रश्न संख्या 37, क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो ऑप्शन डी Ba है। और क्षारीय पृथ्वी धातुओं के समूह को नीचे ले जाने से परमाणु आकार या त्रिज्या बढ़ जाती है। अच्छा, समूह में नीचे से नीचे ले जाने पर क्या होगा? परमाणु की आकार या त्रिज्या बढ़ जाएगी, क्योंकि गोले बढ़ते हैं तो प्रभावी परमाणु चार्ज कम हो जाता है और परमाणु द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से खोजा जा सकता है। जैसे बेरियम का चरित्र उपयुक्त है। बेरियम कैल्शियम समूह का तत्व है और बेराइट बेरियम पहला खनिज अयस्क था और यह सफेद नर्म धातु है जिसका परमाणु भार 137.37 और परमाणु क्रमांक 56 है। के सिवन किसके अध्यक्ष हैं? तो इसरो के अध्यक्ष। अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जो हैं सोमनाथ हैं। तो के सिवन जो है भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में एम्स सोमनाथ हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई जो थे इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सदस्यगण ही चुनते हैं। लोकसभा और लोकसभा के सदस्यगण संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है, परंतु पद त्याग हेतु अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, चुने जाते हैं। नियुक्त नहीं होते हैं, चुने जाते हैं। तो प्रश्न का क्या होगा? चुने जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 40, कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, किसका? ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक कार्बनिक यौगिक है। यह तेल और वसा में पाया जाता है। यह रंगहीन गंधहीन श्यान द्रव्य है जिसका उपयोग मुख्यतः औषधि निर्माण में होता है और ग्लिसरॉल का जो सूत्र है वह C2H8O3 है। अच्छा, प्रश्न संख्या 41, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, और लॉर्ड कर्जन था जिसने पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया था। पुलिस आयोग की सुझाव के आधार पर प्रांतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय आपराधिक गुप्तचर विभाग का गठन किया गया था। यहां तक क्लियर है। प्रश्न संख्या 42, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष को लाया है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया और इसके तहत 7 प्रकार के टीके दिए जाएंगे। डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। 7 हो गया। अच्छा, 43, भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई थी? वहीं 1853 में 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ब्लैक ब्यूटी नामक ट्रेन चली थी। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे डाकतार का जनक भी कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में की गई थी। सिख साम्राज्य का विलय यही कर लिया था और वो क्या बोलते हैं, कोहिनूर हीरा यहीं भेज दिया था। 44, मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? बीज के रंग का, यानी कि फूल की स्थिति, फूल की आकृति और फूल का रंग चाहिए, लेकिन बीज के रंग से उसको मतलब नहीं था। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए बीज का रंग लक्षण का चयन नहीं किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल एक जर्मन पादरी या वैज्ञानिक थे और जिन्हें जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता, और उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग हेतु अनुवांशिकी के नियम निर्धारित किए थे। अच्छा, प्रश्न अब तो मैथ का आ गया 45, मैं इसको बना के डाल देता हूं थी में क्या बोलते हैं उसको, ये TRC बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में इस मैथ को मैं बना के डाल दूंगा। प्रश्न संख्या 46, लेसर संक्षिप्त रूप का अक्षर विन्यास होगा, क्या होगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेसर का अक्षर विन्यास है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन और चार्ल्स मैसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्लियर है? अमेरिका के हेजेज अनुसंधान प्रयोगशाला में थियोडर H मैमन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। प्रश्न संख्या 47, अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है?
दीक्षी। 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पश्चिमी कामेंग जिले में दीक्षी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया और फुडुंगटो नदी पर स्थापित इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 24 किलोवाट है। अच्छा, प्रश्न संख्या 48, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस को शुष्क बर्फ कहा जाता है और इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य बर्फ की तरह यह ठोस द्रव्य में परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि वायुमंडलीय दाब और 78.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, ये जो हम लोग कोको कोला पीते हैं ये क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सोच दे मारे। और जो चिप्स खाते हैं उसके पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो कि चिप्स को कुरकुरा रखती है। प्रश्न संख्या 49, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? एमबी हनीफा ने। एमबी हनीफा ने पहली भारतीय वोटिंग मशीन का आविष्कार किया था जिसने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत कराया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को किसने खोजा? एमबी हनीफा ने। प्रश्न संख्या 50, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार के घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार कराया था? ओलंप दे गूज। और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। एनसीईआरटी का प्रश्न है कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? ओलंप दे गूज ने। और ओलंप दी गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की सबसे सक्रिय राजनीतिक महिला थी। ओलंप दे गूज ने संविधान और पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र का विरोध किया और 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। संख्या जो 50 था कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ओलंप दे गूज ने, और वह फ्रांसीसी महिला थी। और इस महिला अधिकारों के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा था इसके लिए नेशनल कन्वेंशन द्वारा बाद में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। अधिकार ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 51, सुआ निम्न में से किन देशों में से किसकी राजधानी है? तो फिजी की राजधानी जो है सुआ है। प्रश्न संख्या 51, फिजी की राजधानी का नाम सुआ है। तुवालू की राजधानी का नाम फुनाफुटी है। तुवालू की राजधानी का नाम फुनाफुटी। वानातू की राजधानी पोर्ट विला है। वानातू की राजधानी पोर्ट विला। टोंगा की राजधानी नुकुआलाफा है। टोंगा की राजधानी नुकुआलाफा। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोरेखी। फिजी की राजधानी सुआ, तुवालू की राजधानी फुनाफुटी, वानावातू की राजधानी पोर्ट विला, टोंगा की राजधानी नुकुआलाफा और पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेखी है। प्रश्न संख्या 52, किस महासागर का आकार जो है अंग्रेजी के एस आकार का है? किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को ही हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रश्न संख्या 53, स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक जो था नजीब जंग था। अवध के संस्थापक सआदत खां को बुहरानुल मुल्क की उपाधि दी गई थी और सआदत खां का असली नाम क्या था? मोहम्मद अमीन था। और हैदराबाद की स्थापना चिंगिज खां के द्वारा किया गया और इसे निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा। तो यहाँ जो था स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक जो था वो कौन था? सआदत खां। और हैदराबाद का चिंगिज खां जिसे निजाम की संज्ञा दी गई थी। हुआ यह था कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में उसे वजीर बनाया गया था। हैदराबाद का जो संस्थापक सादती था, क्या बोलते हैं, निजामुल मुल्क। तो रंगीला जो बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला काफी अटपटा टाइप का आदमी था, वो काफी शक्ति टाइप का था। तो बाद में वजीर का पद त्याग कर देता है निजामुल मुल्क और क्या बोलते हैं उसको दक्षिण चला जाता है और वहीं पर जाकर उसने हैदराबाद की स्थापना की। ठीक है, चिंगिज खां। और बाद में उसे निजामुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। प्रश्न संख्या 54, अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश का उत्पाद है? तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो अमेरिका का है। अपाचे अमेरिका का हेलीकॉप्टर है और बोइंग HH-64 अपाचे अमेरिका का 2 टर्बो सॉफ्ट इंजन और 4 ब्लेड वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में भी उड़ान भर सकता है और इसकी उड़ान 30 सितंबर 1975 को हुई थी और यह दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। कौन? अपाचे। प्रश्न संख्या 55, ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है? फ्यूजियामा।
कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है और प्रशांत महासागर के परिमेखला को रिंग वलय कहते हैं, अग्नि वलय कहते हैं। फ्यूजियामा जापान में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। प्रश्न संख्या 56, भारत का जलीय जीव निम्न में से कौन सा है? गैंगेटिक डॉल्फिन है, और विश्व में सबसे ज्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वह बिहार में ही पाया जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम प्लांटानिस्टा गैंगेटिका है। और गंगा डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर 1801 ईस्वी में की गई थी। गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णाफुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती है। गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 1200 से 1800 के बीच है। ठीक है, और पटना का जो साइंस कॉलेज है उसी के परिसर में गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। ये जो गंडक नदी है, जिसे नारायणी भी कहते हैं, जो नेपाल से निकलती हुई पश्चिम चंपारण जिला होते हुए आगे बढ़ती है, इसमें भी गंगा डॉल्फिन पाया जाता है, और उसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। ठीक है, पश्चिम चंपारण जिला में। अच्छा, प्रश्न संख्या 57, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर होगा महाध्वंस। भारत पाक विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की घटनाओं के कारण समकालीन प्रेक्षकों एवं विद्वानों ने इसके लिए कई बार महाध्वंस यानी कि होलोकास्ट शब्द का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 58, कौन सी संस्था जो है संविधानेतर है? कौन सी संस्था संविधानेतर है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग जो है एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक, उसे ही संविधानेतर कहते हैं, और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2014 में की गई थी। और आगे जो है प्रश्न संख्या 59, ये मैथ का प्रश्न है और इसका मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा। प्रश्न संख्या 60, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 450 से ज्यादा उप अनुच्छेद हो गए हैं। हालांकि मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं और 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न संख्या 61, कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो राइजोबियम है। राइजोबियम भूमि का जीवाणु हो जो नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है, और यह दलहनी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक है। प्रश्न संख्या 62 भी मैथ है। 63 में आते हैं, कौन पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, और इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था के अंग है, जबकि ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत का अंग है, जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भी है। प्रश्न संख्या 62 मैथ का है। 63 भी हमने पढ़ लिया। प्रश्न संख्या 64, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? इजराइल की मुद्रा का नाम शेकेल है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, और इजराइल की मुद्रा का नाम शेकेल है, न्यू शेकेल। और ईरान की जो राजधानी है उसका नाम तेहरान है, और ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद है, और इराक का मुद्रा का नाम दिनार है। म्यांमार की राजधानी नेपापैताव है, और उसकी मुद्रा का नाम क्यात है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और उसकी मुद्रा का नाम बहुत है। प्रश्न संख्या 65, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, और युवा दिवस 12 जनवरी मनाया जाता है, कौन? विवेकानंद का जन्मदिन। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 66, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? करंट का प्रश्न है। कृषि विभाग के द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था इंश्योर पोर्टल को।
और ऑनलाइन पोर्टल नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न संख्या 67, कौन सा संबंध श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुवाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो बी वाला। 68, सामान्य ताप पतन दर की दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होगा? तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान जो है 1 डिग्री सी की औसत दर से घटता है और इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है। माने 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सी तापमान घट जाएगा और उसमें भी ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर पर और विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर के आसपास। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईएनएस अरिहंत। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम आईएनएस अरिहंत है और परमाणु शक्ति चालित भारत की यह प्रथम पनडुब्बी है जो एटॉमिक पावर से लैस है। 111 मीटर लंबी है। 6000 टन क्षमता वाली पोत निर्माण केंद्र विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर का इसमें उपयोग हुआ है। तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम आईएनएस अरिहंत है। प्रश्न संख्या 70 मैथ का है। प्रश्न संख्या 71 करंट का है। प्रश्न संख्या 72, एंटी टैंक मिसाइल का क्या नाम है? नाग है। नाग एक प्रकार का जो है एंटी टैंक मिसाइल है और नाग तीसरी पीढ़ी का भारत द्वारा स्वदेश निर्मित एंटी टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है और इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है नाग का 4 किलोमीटर है और जबकि हेलीकॉप्टर से 5 किलोमीटर मारा जा सकता है क्योंकि ऊंचाई से मारिएगा तो ज्यादा दूर जाएगा। इस मिसाइल में अचूक निशाना लगाने की क्षमता है, वजन काफी हल्की है और दुश्मन के टैंक को नेस्तनाबूद कर सकती है। तो एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग है। प्रश्न संख्या 73, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरभ गांगुली की। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की आत्मकथा है और इस पुस्तक को उन्होंने 3 भागों में बांटकर लिखा है। पहला भाग है क्लाइंबिंग टू द टॉप, दूसरा भाग बिकमिंग ए लीडर और तीसरा गिविंग अप इज नॉट ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 74, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। और बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान का भी ज्ञान लिया जा सकता है। वायुमंडलीय दाब 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। अगर ये पूछेगा 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार होता है और 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 75 भी करंट का प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है हाल ही में? इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक सी म्यूटा एफडी धारिता के 2 संधारित समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो प्रभावी धारिता क्या होगी? 2C होगी। C1 + C2 CC 2C। हमको भी ये नहीं उतना पता है। प्रश्न संख्या 77, कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार जो थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे और पहली बार देवदास उपन्यास 1917 में प्रकाशित हुआ था। अब तक बांग्ला और हिंदी में इस पर आधारित 4 फिल्में बन चुकी है। देवदास 1935, 1955 और 2022 और देवदास जो है देवडी 2009। अच्छा, कौन सी गैस 78 कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा N2O। SO2 हरित गृह प्रभाव गैस ग्रह के वातावरण और जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीकरण उष्मन के लिए उत्तरदायी होती है और इसमें सबसे ज्यादा जो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CH4 मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन आता है। इसका मतलब SO2 जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? जलवाष्प, जिसकी मात्रा ज्यादा रहती है। उसके बाद आता है ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ओजोन भी है। प्रश्न संख्या 79, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? हो ची मिन्ह ने। देखिए, बिहार दरोगा की तैयारी के लिए लुसेंट जीके, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये सब बुक तो आवश्यक है ही, साथ ही NCERT को भी पढ़ना जरूरी है, खासकर 9वीं 10वीं को और 11 12 को। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो, क्योंकि उससे प्रश्न डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। अभी तक 2 प्रश्न हमें डायरेक्ट रूप से पूछे मिले। पहला प्रश्न था कि महिला अधिकारों के लिए कौन से अपना आंदोलन छेड़ी थी? तो ओलंप द गूज फ्रांस की, कब? 1791 में,
जिनको बाद में फांसी पर लटका दिया गया था। और दूसरा प्रश्न अभी मिला कि ये वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो हो ची मिन्ह ने। कब की, 1930 में, और इसका नाम इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया है। प्रश्न संख्या 80, बिंदु ए से एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह उच्चतम बिंदु बी पर जाकर वापस लौटी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ए की गतिज ऊर्जा बराबर बी की स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए से एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यानी कि ए से गेंद गतिज ऊर्जा में रहती है, क्योंकि ए से गति के कारण ही बी तक पहुंचती है, तो बी पर जाकर गेंद रुक जाती है, यहाँ यानी कि बी पर स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। 81, इटाइपू बांध जो दुनिया में सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है। इटाइपू बांध पराना नदी पर है। इटाइपू बांध ब्राजील और पैराग्वे की सीमा पर स्थित पराना नदी पर एक जल विद्युत बांध है। बांध का निर्माण पहले अर्जेंटीना के द्वारा किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना और ब्राजील के विवाद के बाद बातचीत और समाधान के जरिए अर्जेंटीना ब्राजील के एकीकरण के लिए आधार स्थापित हुआ, और इटाइपू नामक एक टापू से लिया गया था जो निर्माण स्थल के पास मौजूद था। 1984 में बांध खोला गया और इसकी ऊंचाई 196 मीटर और क्षेत्रफल 1350 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो है इटाइपू बांध जो है वो पराना नदी पर था। अच्छा, प्रश्न संख्या 82, महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है, मेरी सहेली। और ये जो है करंट का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 83, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। लोथल और सूत का गेंडोर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है, और उत्खननकर्ता इसके रंगनाथ राव थे। 1954 में आज़ादी के बाद हुआ, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल गुजरात में ही खोजे गए, और सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, आर.डी. साहनी। अच्छा, प्रश्न संख्या 84 करंट का है। आप लोग नया में करंट इसका देख लीजिएगा। 85, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये भी करंट का प्रश्न है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। परम है। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, और सुपर कंप्यूटर एक सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर की तुलना में उच्च स्तर के प्रदर्शन करने वाले कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, वही सुपर कंप्यूटर हो गया। इनका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। बहुत बड़े बड़े डेटाबेस को संभालने की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी मात्रा में गणना जैसे मौसम पूर्वानुमान, कल्पना, मैटसेट। सुपर कंप्यूटर कई समांतर प्रसंस्करण नहीं बोले हैं कि कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया जाता है। अच्छा, प्रश्न संख्या 86 करंट का है। प्रश्न संख्या 87, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। चंपारण में 1917 में 3 कटिया प्रथा के विरुद्ध हुआ था, और बुलाए कौन थे, वही राजकुमार शुक्ला। और इसमें गांधी जी के साथ थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक। और चंपारण किसान आंदोलन का विरोध किसने किया था, एनजी रंगा ने। अच्छा, प्रश्न संख्या 88, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यह एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसे किसी नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने के लिए वेब ब्राउजर, ईमेल, साइलेंस या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जाता है। 89, भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है, 10। पैन नंबर जो है परमानेंट अकाउंट नंबर, कार्ड को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत जारी किया जाता है, और इसमें 10 डिजिट अक्षरों और संख्याओं से बना अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। यह कोड कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है, और प्रत्येक कार्ड धारक का एक अलग कोड होता है। तो 10 अंकों का पैन नंबर है। आधार कार्ड कितने अंकों का होता है उसको कमेंट कीजिए, और साथ ही एटीएम कार्ड का नंबर कितने अंकों का होता है। प्रश्न संख्या 90, लावेर कप का संबंध किससे है। लावेर कप का संबंध जो है टेनिस से है, और यह ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉड लावेर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और लावेर कप का प्रथम संस्करण जो है पैराग्वे में खेला गया 2017 में। अच्छा, प्रश्न संख्या 91, किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुजरात में जो है, चूंकि ऑप्शन में यहाँ पर जो है गुजरात है, महाराष्ट्र रहता तो आप मारते। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है, और यही नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी जलोढ़ मिट्टी में भी होती है। भारत में स्थानीय मिट्टी में काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, और इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं,
और इसमें कपास की खेती काफी अच्छी होने के कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी किन किन मिट्टी में होता है? जलोढ़ मिट्टी में भी और काली मिट्टी में भी। प्रश्न संख्या 92 तो है करंट का है। 93 भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर, और इसे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जो है सो दिए गए हैं। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया अभिभावक या माता पिता के द्वारा, और इस प्रकार मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 जो है मैथ का प्रश्न है। 95 कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका उत्तर होगा संघवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है, और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत के जनता ही है, भारत के लोग हैं, और प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा जाता है। सपरा याद रखना है, सपरा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा जोड़े गए। और यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रश्न संख्या 96 कि भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन से है। भूपेन हजारिका असम राज्य के थे और वे गीतकार, संगीतकार, गायक थे। इसके अलावा असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक भी थे। और 2019 में भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया। अच्छा, प्रश्न संख्या 97 अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन थी, और अवंती प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में एक था। यह जनपद पश्चिमी और मध्य मालवा क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी मध्य प्रदेश थी और वर्तमान उज्जैन नगर, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती, बाहुबली में नहीं कह रहा है, महिष्मती। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। प्रश्न संख्या 98 सेंटियागो की राजधानी कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिली है। चिली दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा संकरा देश है, और चिली की राजधानी सेंटियागो है, और मुद्रा जो है पेसो है, चिलियन पेसो। दक्षिण अमेरिकी देश है। 99 कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निमोनिया। निमोनिया जो है पी न्यूमोनिया लिखा जाता है, PH, और फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है जो मुख्यतः विषाणु या जीवाणु के कारण होता है, हालांकि ज्यादातर जीवाणु के कारण। निमोनिया होने पर वायु कोश में, फेफड़ा में तरल पदार्थ या मवाद भर जाता है, जिसकी वजह से कफ, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में तकलीफें होती हैं और खांसी भी आता है, और विशेषकर बच्चों को होता है। अब ठंडा गर्म नहीं होता है, ठंडा गर्म लग गया है। प्रश्न संख्या 100 भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53 में। तो इस प्रकार हमने बिहार दरोगा के सेट नंबर 29 का 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया, और इसको आप लोग मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि किसके कितने सही हुए। और मैथ का मैं एक अलग वीडियो लेकर, और इसका जो है जो भी इसमें मैथ पूछे गए हैं 7-8, इसको मैं सॉल्व करके डाल देता हूं। आप लोग भी मैथ बनाते होंगे तो इसको बनाइएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा? और बिहार दरोगा का डेली सेट जो है प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे एक सेट आता रहेगा, और इसका पहले PDF 100 प्रश्नों को टेलीग्राम ग्रुप TSC वित्तीय में दे दिया जाएगा। वहां पर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद डिस्कशन को सुन लीजिएगा, उत्तर भी मिला लीजिएगा। और डिस्कशन होने से ये होता है कि चीजें याद हो जाती हैं, और बहुत सारे उससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं जो याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न होते हैं उसी से प्रीवियस ईयर्स को तैयार करने से ये होता है कि 10 से 15-20 प्रश्न डायरेक्ट रूप से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, और आप उसे यूं ही मार दीजिएगा। और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।